नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। भारतीय वायुसेना और भी होगी ताकतवर। अप्रैल 2021 तक 16 राफेल आएंगे भारत। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत की ताकत में और भी इजाफा होने वाला है। 5 राफेल विमान के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत पहले ही और बढ़ गई है, मगर उसमें जल्द ही 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप जल्द ही भारत आ रही है। इस मामले से परिचित अधिकारियों की माने तो 5 नवंबर को 3 राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के अंबाला एयरबेस पे पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता अप्रैल 2021 तक और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन बेडे में तब तक 16 राफेल विमान शामिल हो जाएंगे। अगली खबर जान लेते हैं। अगले महीने से बैंक में पैसा जमा और निकालने पर देना होगा चार्ज। ढीली होगी आपकी जेब। मौजूदा समय में कई ऐसी बैंकिंग सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल तकरीबन हर ग्राहक करता है और इसके लिए ग्राहक से पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एसएमएस सुविधा, मिनिमम बैलेंस, एटीएम व चेक के इस्तेमाल तक पर बैंक आपसे पैसे वसूलता है, लेकिन अब से ग्राहकों को बैंक में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। अगले महीने यानी नवंबर 2020 से तय सीमा से ज़्यादा बैंकिंग करने पर ग्राहक को अलग से शुल्क देना होगा। इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बौखलाए चीन का अमेरिका पर तंज, कहा भारत के साथ एलएसी पर तनाव द्विपक्षीय मुद्दा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की तरफ से बुधवार को गलवान हिंसक का जिक्र करने के साथ ही एलएसी पर चीन के साथ सैन्य तनाव के बीच भारत के समर्थन में खड़े रहने के उनके बयान से बीजिंग को काफ़ी बेचैन कर दिया है। उसने बुधवार को कहा कि भारत चीन सीमा विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इस पर बात चल रही है। चीन ने आगे कहा कि वाशिंगटन की हिंद प्रशांत नीति आउटडेटेड शीत युद्ध रणनीति में ढकेलने की है। चीनी विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की उस टिप्पणी पर जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि एलएसी पर चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। वांग वेनविन ने बुधवार को नियमित मंत्रालय की ब्रीफिंग के दौरान बीजिंग में कहा, चीन और भारत के बीच सीमा विवाद 2 देशों के बीच का मामला है। अब सीमा पर स्थिति शांत है और दोनों पक्ष बातचीत और सलाह मशविरे के जरिए आवश्यक मुद्दों को सुलझा रहे हैं। इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव पहले चरण का मतदान खत्म, नहीं दिखा कोरोना का खौफ, जमकर निकले लोग। कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। इस चुनाव में भाग्य आजमा रहे कुल 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। कोरोना के कारण इस चुनाव में काफ़ी सावधानियां बरती गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया। बिना मास्क के मतदान करने आए वोटर को वोट देने की इजाज़त नहीं दी गई। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दे तो कुल मिलाकर पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पहली बार मतदान कर रहे वोटर ने दिखा गजब का उत्साह। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हुआ कोरोना, बिहार चुनाव में बीजेपी की हैं स्टार प्रचारक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने गुरुवार को यह जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से जल्द जांच कराने को कहा। स्मृति ने ट्वीट करते हुए कहा, इस बात का ऐलान करने के लिए शब्द का चयन मेरे लिए दुर्लभ है, इसलिए इसे
साधारण रखते हुए कहती हूं कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो मेरे संपर्क में आए हैं वे जल्द से जल्द अपनी जांच करवा लें। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पिछले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने अपने लोक सत्ता क्षेत्र के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था। कोरोना वायरस रोकथाम के लिए मार्च में लाए गए लॉकडाउन के बाद अब अमेठी में उनका यह पहला दौर था। इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में कब शुरू होगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग और कब होगी डिलीवरी। दिल्ली में बंद हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के लिए 1 नवंबर से बुकिंग शुरू की जाएगी। इसके अलावा 7 नवंबर से नंबर प्लेट लगाए जाने का काम शुरू होगा। HSRP की होम डिलीवरी भी शुरू करने की योजना है। मंगलवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बैठक बुलाकर इस बारे में काम शुरू करने के लिए कहा। दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई इस बैठक में 1 नवंबर से HSRP के लिए बुकिंग शुरू किए जाने का फैसला हुआ। इसके अलावा सरकार ने नंबर प्लेट लगवाने के सेंटर भी बढ़ाकर 600 से अधिक कर दी है। दिल्ली में वाहन मालिकों के घर बैठे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP मिल सकती है। दिल्ली सरकार इन प्लेट की 1 नवंबर से होम डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है। इससे इस नंबर प्लेट के लिए परेशान हो रहे लोगों को सुविधा मिल सकेगी। अभी तक HSRP और कलर कोडेड स्टिकर लगवाने में लोगों को आ रही परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अभी नई बुकिंग पर रोक लगा रखी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आदेश दिया है कि HSRP और स्टिकर लगवाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द आसान किया जाए। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश त्यागी को सस्पेंड किया गया, राष्ट्रपति ने दिया आदेश। राष्ट्रपति के आदेश पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश त्यागी को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि योगेश त्यागी को 2 जुलाई को आपातकालीन चिकित्सा परिस्थिति में एम्स में भर्ती होने के बाद से अवकाश पर हैं। सरकार ने 17 जुलाई को त्यागी के वापस लौटने तक प्रति कुलपति PC जोशी को कुलपति का प्रभार सौंप दिया था। पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब त्यागी ने जोशी को प्रति कुलपति के पद से हटाकर उनकी जगह विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड की निदेशक गीता भट्ट को नियुक्त कर दिया था। अधिकारियों का टकराव तब और बढ़ गया जब झा ने खुद को कार्यवाहक रजिस्ट्रार बताते हुए मंत्रालय को पत्र लिखा कि त्यागी द्वारा लिए गए सभी निर्णय विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार हैं। मंत्रालय ने पत्र पर आपत्ति जताते हुए विश्वविद्यालय को झा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 नवंबर तक बंद, इन फ्लाइट को मिली मंजूरी। देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी फिलहाल 30 नवंबर तक आगे बढ़ा दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के चलते नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों के निलंबन को 30 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमान और विशेष विमानों समेत वंदे भारत मिशन के तहत चलने वाले विमानों का संचालन जारी रहेगा। भारतीय विमानन नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चुनिंदा मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च से भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन मई महीने से ही विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जैसे वंदे भारत मिशन के तहत जुलाई महीने से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत कुछ विमान संचालित किए जा रहे हैं। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित लगभग 18 देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं। इसके तहत 2 देशों के बीच एक एयर बबल पैक्ट के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को उनके क्षेत्र के बीच उनकी एयरलाइन द्वारा संचालित किया जा सकता है।
जान लेते हैं अगली खबर। भारत का नक्शा गलत तरीके से दिखाने पर ट्विटर को देना होगा लिखित जवाब। डाटा प्रोटेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति के सामने ट्विटर प्रतिनिधि पेश हुए। संयुक्त संसदीय समिति ने ट्विटर से भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने पर लिखित जवाब मांगा है। ट्विटर ने लद्दाख को जियो टैगिंग में चीन का हिस्सा दिखाया था। समिति ने कहा कि यह कानूनी रूप से आपराधिक मामला है। ये भारत की संप्रभुता और अखंडता का खुला उल्लंघन है और इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ट्विटर को अब लिखित जवाब देना है और बताना होगा कि कैसे उसने भारत के हिस्से लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया है। ट्विटर की ओर से इस मामले में सगुप्ता, कमरान, पल्लवी वालिया, मनविंदर वाली और आयुषी कपूर संसदीय समिति के सामने पेश हुई थी। इसी के साथ यह समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।